हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, कंजक्शंस, जिसके ऊपर हम 3 वीडियो बना चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखें और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। अभी हम रूल्स कवर कर रहे हैं, कंपाउंड कंजक्शंस के हम रूल कवर कर रहे हैं जिनकी शुरुआत हमने लास्ट वीडियो से की थी। तो इनको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 13 में सो और एज को पेयर के रूप में दिखाया है। तो सो के साथ हम एज का यूज करेंगे, एज के साथ भी हम एज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने रूल नंबर 12 में पढ़ा था। उसी प्रकार से हम सो के साथ भी एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। जैसे एज और एज के साथ यूज करते हैं, उनका मीनिंग क्या निकलता था, इतना और जितना। उसी प्रकार से सो के साथ एज का यूज करेंगे तो इनका मीनिंग भी सेम निकलेगा, इतना और जितना, इतना और जितना। लेकिन इनको हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। सो और एज को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, ये आप याद रखिए। जबकि एज और एज को हम दोनों तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते थे, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। लेकिन सो और एज का यूज हम करेंगे केवल नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल है, प्रियादर्शनी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। तो प्रियादर्शनी इज नॉट एज डल, इतनी डल नहीं है जितना कि टीचर ने एक्सपेक्ट किया था, आशा रखी थी। तो नोट यहाँ पे लग चुका है, नोट बना देता है इस सेंटेंस को नेगेटिव। तो हम यहाँ पे करेंगे सो और एज का, ना कि एज और एज का। लेकिन याद रखिए, सो और एज दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, क्या, इतना और जितना। नेक्स्ट रूल नंबर 14 है, जिसमें बताया गया कि एज के साथ हम सो का यूज भी कर सकते हैं। एज के साथ हम सो का यूज कर सकते हैं, यानी एज पहले यूज करेंगे, सो का बाद में यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग रहेगा जैसा और वैसा। अब इनका मीनिंग बदल जाता है, जैसा और वैसा। अगर आप सो को पहले यूज करेंगे, एज को बाद में यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग रहेगा इतना और जितना। लेकिन अगर आप पहले एज का यूज करेंगे, बाद में सो का यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग रहेगा जैसा और वैसा। जैसे एग्जांपल है, एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। तो जैसा और तैसा या फिर जैसा और वैसा के मीनिंग में हम यूज करेंगे एज और सो का। तो इतना आप समझोगे। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में बताया गया है कि सो के साथ हम डेट का यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग रहेगा इतना और की। सो का मीनिंग इतना और डेट का मीनिंग की। और इसको हम दोनों तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी। दोनों तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे। नेगेटिव में कैसे करेंगे, ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, क्योंकि कैन नॉट का यूज हो चुका है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और शो और डेट का यूज किया है, तो इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग रहेगा ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि डेट मीन्स की, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कार्य नहीं हो सकता, इसमें नोट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, ही इज सो हैंडसम डेट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, वह इतना सुंदर है कि प्रत्येक लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना और की के अर्थ में हम यूज करेंगे सो और डेट का, और दोनों को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 16। वेदर के साथ हम और का यूज करेंगे, वेदर और, जिसका मीनिंग रहेगा कि या। वेदर मीन्स की और मीन्स या। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। तो इसका मीनिंग रहेगा द बॉय डज नॉट नो, लड़का नहीं जानता है कि वह पास होगा या फिर फेल होगा, वह पास करेगा या नहीं। तो वेदर के साथ हम और का यूज करते हैं, जिनका मीनिंग रहेगा कि या फिर या। पहला वेदर का मीनिंग है कि, और फिर और का मीनिंग रहेगा या। नेक्स्ट है रूल नंबर 17 में बताया गया है कि सच के साथ हम एज का यूज करेंगे, सच के साथ हम एज का यूज करेंगे, जिसका मीनिंग रहेगा ऐसा जो, ऐसा जिसे, ऐसा जिसको, ऐसी जो, ऐसी जिसे, ऐसी जिसको। तो आप समझ गए होंगे, सच एज को हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो उनके ये मीनिंग्स रहेंगे। एग्जाम्पल है, सच ए बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूँ पार्टी में है। सच ऐसा, एज जिसे।
नेक्स्ट है रूल नंबर 18, सच के साथ दैट का यूज बताया गया है। सच का दैट हमने ऊपर ही पढ़ा है, सच के साथ हमने दैट का यूज ऊपर ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग निकलते हैं। कैसे? सच मीन्स ऐसा, दैट मीन्स की, ऐसी की, इन दो तरह के मीनिंग यहाँ पे निकलते हैं सच और दैट का यूज करने में। लेकिन इसको हम किस कंडीशन में यूज करेंगे? इस केस को हम यूज करेंगे ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे रिजल्ट, परिणाम उस सेंटेंस के अंदर बताया गया हो। कैसे? इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। ऐसी ठंड रात थी कि मैंने लिखना बंद कर दिया। ठंड रात होने के कारण हमने लिखना बंद कर दिया, तो जो रिजल्ट है लिखना वो बंद हो गया है, तो यहाँ पे रिजल्ट बताया ठंड के कारण का। तो ऐसी और की के रूप में हम यूज करेंगे सच और डैट। किस रूप में? जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का परिणाम, रिजल्ट बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सच डैट। ऊपर जो हमने पढ़ा था सच और डैट, जिनको हम पेयर के रूप में यूज करते थे, उनको हम सेंटेंस के अंदर अलग अलग यूज करते थे, यानी सच और डैट के बीच में कुछ हम वर्ड्स लिखते थे। लेकिन जब हम सच और डैट को एक साथ यूज करेंगे, कंपाउंड के रूप में यूज करेंगे, एक साथ यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग निकलेगा ऐसा की। क्या मीनिंग निकलेगा? ऐसा की। सच डैट मीन्स ऐसा की। जैसे एग्जांपल है, हिज स्पीच वाज सच डैट एवरीवन लाइक्ड हिम। उसका भाषण ऐसा था कि उसे प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता था। तो ऐसा था कि, सच डैट का मीनिंग निकलेगा ऐसा था कि। नेक्स्ट है रूल नंबर 20, जिसमें बताया गया कि बिटवीन के बाद हम हमेशा एंड का यूज करेंगे। बोथ के साथ भी एंड का यूज करेंगे, हम ऐसा पहले पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 3 में मैंने पढ़ा था। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है, उसी प्रकार से बिटवीन के साथ भी हम एंड का यूज करेंगे। बिटवीन के बाद कुछ सेंटेंस यूज करके हमेशा एंड का यूज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे ये हम सेंटेंस से समझते हैं। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 PM। तो यहाँ बिटवीन के बाद 10 AM और 6 PM को जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया? एंड के साथ। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होगा, और एंड का यूज होगा प्री कंजक्शंस के रूप में। 10 AM to 6 PM जो आगे दिया गया है वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि बिटवीन का यूज हो चुका है, और बिटवीन दो चीजों के बीच की चीजों के बारे में बताता है। और 10 AM to 6 PM का मतलब होता है 10 AM से लेकर 6 PM तक, और ऊपर जो 10 AM एंड PM का मतलब है 10 बजे या फिर 6 बजे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, देयर इज एनमिटी बिटवीन मुन्ना एंड दया। तो मुन्ना एंड दया के बीच में, ये इसका मीनिंग रहेगा। नेक्स्ट है, देयर इज एनमिटी बिटवीन मुन्ना टू दया। तो यहाँ पे मुन्ना टू दया का मतलब मुन्ना से लेकर दया तक, तब हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, और बिटवीन का यूज करेंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 21, जिसमें बताया गया कि एल्स का यूज हम किस मीनिंग में करते हैं। एल्स के मीनिंग होते हैं अन्य, परंतु, नहीं तो, अन्यथा। क्या क्या मीनिंग रहेंगे? एल्स मीन्स अन्य, एल्स मीन्स परंतु, एल्स मीन्स नहीं तो, एल्स मीन अन्यथा। और इसके बाद हम हमेशा बट का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे एल्स के बाद? बट का। किस प्रकार से करेंगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। तो एल्स के साथ हमने बट का यूज किया है, जिसका मीनिंग निकलेगा ही वॉन्ट्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहता है, एल्स बट, बल्कि, मीनिंग क्या निकलेगा एल्स का? बल्कि, टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाना चाहता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 22, जिसमें बताया गया है कि नोट के साथ हम बट का यूज करेंगे। नोट के साथ हम बट का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा बल्कि। क्या निकलेगा? बल्कि। कैसे? ही डज नॉट लाइक प्रीति बट नीलू। वह प्रीति को नहीं, बल्कि, बट मीन्स बल्कि, नीलू को पसंद करता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, नोट मिस्टर प्रसाद बट मिस्टर मिश्रा कैन सोल्व दिस सम। मिस्टर प्रसाद नहीं, बल्कि मिस्टर मिश्रा इस सम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 23, जिसमें बताया गया है कि नोट और नेवर के बाद और का यूज होता है, नोर का यूज नहीं होता, क्योंकि नोट और नेवर अपने आप में क्या है? नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। इसलिए हम जब भी नोट और नेवर का यूज करेंगे, उसके साथ हम किस कंजक्शंस का यूज करेंगे? और कंजक्शंस का, ना कि नोर का। नोर का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर। वह ना तो फोन करता है, ना ही लिखता है किसको? अपने पिता को। तो यहाँ पे नोट, फोन और राइट, तो नोट
का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे और का यूज करेंगे, ना कि नोर का। नोर का यूज हम कब करेंगे, जब यहाँ पे नाइदर का यूज किया हो। नोट की जगह किसका यूज किया हो, नाइदर का। दोस्तों नेक्स्ट आता है रूल नंबर 24, जिसमें बताया गया एज इफ, एज दो, एज इफ, एज दो। इनका मीनिंग रहेगा मानो। एज इफ और एज दो का मीनिंग क्या रहेगा, मानो। मानो के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं, और किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हम एज इफ और एज दो का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग रहेगा मानो। एग्जाम्पल है, सी लुक्स एज इफ सी इज हीरोइंस। वह ऐसी दिखती है मानो कि वह अभिनेत्री हो, हीरोइन हो। यहाँ पे आप एज इफ यूज करें या फिर एज दो का यूज करिए, जिसका मीनिंग रहेगा मानो। मानो के अर्थ में हम एज इफ या एज दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट बताया गया कि एज इफ और एज दो का यूज हम असंभव चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करते हैं। असंभव चीज यानी जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज करेंगे। और जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एज इफ और एज दो का यूज करेंगे। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और इसका मीनिंग प्रेजेंट के अर्थ में आएगा। यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर दिए गए और साथ के साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एस। एस मीन्स सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, कोई भी हम वर्ब यूज करते हैं सिंपल रूप में यूज करते हैं तो वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम उस वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हम यूज करेंगे एज इफ और एज दो का। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और फिर वर्ब का यूज किया जाएगा, जो कि सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम सेंटेंस के लिए बाकी वर्ड्स यूज करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बाकी वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे आगे दिया गया है, सी टॉक्स एज इफ या फिर एज दो, ये दोनों में से एक का यूज करेंगे। फिर आएगा सी वर ए क्वीन। वह ऐसी बातें करती है जैसे कि वह क्वीन थी, रानी थी। वह ऐसे बातें करती है जैसे वह रानी थी। तो यहाँ पे पास्ट के लिए हमने वर्ब का यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस के लिए, और ये एक असंभव चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे हम एक ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जो कि असंभव है, क्योंकि वो कभी रानी नहीं थी लेकिन वह बात रानी की तरह करती है। नेक्स्ट है सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद एज इफ एज दो का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर प्रेजेंट के अवास्तविक परिस्थिति बताएंगे। कैसे, इसका एग्जांपल सेकंड देखिए, यू स्पीक एज इफ यू नो मी। तुम ऐसा बोलते हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो, क्योंकि वह मेरे बारे में नहीं जानता लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे वह मुझे जानता है। तो ये हो गया एक अवास्तविक परिस्थिति, अनरियल सिचुएशन। तो यहाँ पे हम एज इफ और एज दो का यूज करेंगे, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, एज इफ और एज दो के बाद। थर्ड आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद एज इफ या फिर एज दो का यूज करेंगे, फिर से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये भी क्या स्थिति दिखाता है, किस सिचुएशन को दिखाता है, अवास्तविक परिस्थिति को प्रेजेंट करता है। जैसे इसका एग्जांपल है, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड। वह मुझसे ऐसे बात करता है मानो कि जैसे कि वह इंग्लैंड में रहता था या इंग्लैंड में रह चुका था। तो ये भी क्या है, अवास्तविक परिस्थिति, अनरियल सिचुएशन है, जबकि वह इंग्लैंड में कभी नहीं रहा फिर भी वह ऐसे बात करता है जैसे वह इंग्लैंड में रहा था। तो दोस्तों आगे इनके मीनिंग दिए गए हैं, एज दो, एज इफ, इसका मीनिंग क्या रहेगा, मानो। एज आल दो का यूज नहीं होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दो या फिर आल दो, दोनों एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एज के साथ हम दो का यूज करेंगे, एज के साथ आल दो का यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पर दिखाया है। वैसे इवन दो का यूज करेंगे, ना कि इवन आल दो का। और इवन दो का मीनिंग क्या रहेगा, यद्यपि। नेक्स्ट रूल नंबर 25, जिसमें बताया गया कि इवन इफ का यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है चाहा, चाहे। तो इवन इफ का मीनिंग रहेगा चाहे, और इसका एग्जाम्पल रहेगा, आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स इवन इफ आई एम हैंग्ड। मैं बच्चों के साथ चीट नहीं करूंगा चाहे मुझे फांसी दी जाए। तो चाहे के अर्थ में हम यूज करेंगे इवन इफ का। नेक्स्ट है डाउट के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस
में इफ और वेदर का यूज करेंगे, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम डाउट के बाद डेट का यूज करेंगे। यहाँ पे डाउट के बारे में बताया गया है कि डाउट के बाद हम इफ और वेदर का यूज हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। डाउट के बाद हम इफ और वेदर का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और डाउट के बाद हम डेट का यूज करेंगे, डाउट के बाद हम डेट का यूज करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट अफर्मेटिव का एग्जांपल, ही डाउट्स इफ वेदर मनीषा विल मैरी हिम। वह डाउट में है कि मनीषा उसके साथ शादी करेगी। यहाँ पे डाउट के साथ हमने किसका यूज किया, इफ या फिर वेदर का, इनमें से एक का यूज होगा। उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया वहां पे डेट का यूज किया है। डाउट के बाद किसका यूज किया, डेट का, जो कि रोंग होगा। और डेट का यूज कब होगा, जब नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव नॉट एनी डाउट दैट द पब्लिशर विल चीट मी। तो यहाँ पे नोट का यूज हो चुका है, इसलिए डाउट के बाद हम डेट का यूज करेंगे। डाउट नोट के साथ अगर डाउट आता है फिर हम इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि डाउटफुल के बाद भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस इफ और वेदर का यूज करते हैं, या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का, कब, डाउटफुल के साथ। और डेट का यूज करेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। बिल्कुल सेम है जैसे डाउट के बारे में बताया गया है कि वैसे डाउटफुल के बारे में है। डाउटफुल के बाद भी हम इफ और वेदर का यूज करेंगे जब सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव। डाउटफुल के बाद हम डेट का यूज करेंगे जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। वैसे इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, वे एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 27। आगे दोस्तों रूल नंबर 27 है, अगर सेंटेंस के अंदर द रीजन का यूज किया जाता है, द रीजन का यूज किया जाता है, तो उस सेंटेंस में हम उसके बाद डेट का यूज करेंगे। द रीजन लग चुका है तो उसके बाद हम डेट का यूज करेंगे, और उस डेट की जगह हम ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, इन सब का यूज नहीं करेंगे। याद रखिए, द रीजन के साथ डेट का यूज करेंगे, द रीजन के साथ डेट का यूज करेंगे। दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। यही कारण है कि वह परीक्षा हॉल में अपियर नहीं हो सका, अपियर नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। तो द रीजन के साथ बट का यूज हुआ है। बाकी यहाँ पे जो ड्यू, बिकॉज और ऑन अकाउंट ऑफ दिए गए हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि रीजन के साथ, द रीजन के साथ वाई लग जाता है, तो इन वर्ड्स के बाद हम डेट का ही यूज करेंगे। इन वर्ड्स के साथ भी हम डेट का यूज करेंगे। वहाँ पे भी हम ये जो बाकी वर्ड्स बताए गए हैं, ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इनका यूज नहीं किया जाएगा। द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज दैट शी हैड बिट्रेड माई फ्रेंड। तो आप सिंपल वे में याद रखिए, चाहे खाली द रीजन आए या द रीजन वाई आए, उनके बाद हम हमेशा डेट का यूज करेंगे। वैसे आगे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, द रीजन, उसके बाद बिकॉज और ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इन सब का यूज बताया गया, जो कि रॉन्ग होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 28 पे। आगे दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 28 में बताया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डेट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, जो कि सेंटेंस के शुरुआत में यूज की जाती है, उसके बाद हम डेट लगाते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, डेट। तो वे कौन सी वर्ब है जिनके बाद हम डेट का यूज करेंगे? वे है टेल, वी, सजेस्ट, स्टेट, रिपोर्ट, प्रे, नोटिस, इन्फॉर्म, लर्न, मेंटेन, होल्ड, फॉरगेट, फाइंड, एक्सपेक्ट, डिस्कवर, कन्फर्म, कंसीव, कंप्लेन, एडमिट, एग्री, आंसर, अनाउंस, आर्ग्यू, एश्योर, क्लेम, कैलकुलेट। ये कुछ वर्ब है जिनके बाद हम डेट का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनको याद तो नहीं रख सकते, लेकिन कुछ और भी वर्ब यूज होती है जिनके बाद हम डेट का यूज नहीं करते, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एक जनरल रूल है जो स्पीच वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसमें कुछ खास अलग नहीं है, वो भी याद रख सकते हैं, उससे भी आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए है, ही विश डैट ही वर ए किंग। तो यहाँ पे ही विश्ड, तो ही विश्ड में रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई, विश्ड। उसके बाद हमने डेट का यूज किया, उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब का यूज कर, रिपोर्टिंग स्पीच का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस विदाउट डेट के यूज हुई है, जो कि रॉन्ग है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें फिर से हमने प्रेड के बाद डेट का यूज किया है। प्रेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद हमने डेट का यूज किया है, जो कि करेक्ट होगा। विदाउट डेट का हम यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब बताई गई है जिनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं।
इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डेट का यूज करेंगे या फिर डेट का यूज नहीं करेंगे, दोनों तरह से करेक्ट होगा। लेकिन आप इतने सारे वर्ड्स कैसे याद रखेंगे? आप सिंपल याद रखिए, इनके जो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं उसमें सब आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। जैसे एग्जाम्पल है ही थिंक्स, सी होप्स, दोनों क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिनके साथ हमने एस या ई एस जोड़ा है, यही है सिंपल। उसके बाद हम डेट का यूज कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है नोट में, ये एक आधुनिक भाषा है। आधुनिक भाषा में, मॉडर्न लैंग्वेज में हम वर्ब के बाद डेट का यूज नहीं करते हैं, वो ट्रेडिशन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। और ऊपर जो हमने पढ़े थे, रूल नंबर 28 में पढ़े थे, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसको भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तब आप डेट का यूज बिल्कुल करेंगे, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तब आप डेट का यूज कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। ये चारों सेंटेंस करेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। आगे आ जाता है रूल नंबर 29, जिसमें बताया गया है कि नाउन और एडजेक्टिव के बाद भी डेट का प्रयोग होता है। नाउन और एडजेक्टिव के बाद किसका यूज करते हैं? डेट का। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं और कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, ये आप पढ़िए और समझिए कौन से नाउन्स है और कौन से एडजेक्टिव है। तो इनके बाद हम डेट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है ही इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन, उसमें इतना विश्वास है कि वह एग्जाम को पास कर लेगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट के बाद हमने डेट का यूज किया। कॉन्फिडेंट एज ए नाउन यूज किया गया है। उसके बाद कॉन्फिडेंट के बाद हमने डेट का यूज नहीं किया, जो कि रॉन्ग होगा। उसके बाद है इट इज सर्टेन दैट द बीजेपी विल विन द इलेक्शन, सर्टेन के बाद डेट का यूज हुआ है। उसके बाद सर्टेन के बाद डेट का यूज नहीं दिखाया गया है, जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में आई सा द ड्रीम्स दैट आई वुड बी एन आईपीएस, तो यहाँ पे हमने देखा द ड्रीम, उसके बाद हमने डेट का यूज नहीं किया, जो कि रॉन्ग होगा। द ड्रीम के बाद हम डेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 30। तो रूल नंबर 30 यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब टू बी का यूज करेंगे, वर्ब टू बी का यूज करेंगे। उसके बाद हम डेट का यूज करेंगे, जो कि कंजक्शन के रूप में यूज होगा। उसके बाद हम क्लाज लगाएंगे, और क्लाज कैसा रहेगा? एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम क्लाज का यूज करेंगे। कैसे? योर एम इज दैट यू विल कम्पीट द एग्जामिनेशंस। योर एम, तुम्हारा जो लक्ष्य है, इज दैट, वो ये है कि यू विल कम्पीट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तुम कंपटीशन एग्जाम को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में योर का यूज हुआ है। उसके बाद वर्ब टू बी, वर्ब का यूज हुआ एम और टू बी, यानी बी के रूप में हमने इज का यूज किया है। उसके बाद हमने डेट का यूज किया, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है यू विल कम्पीट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में डेट का यूज नहीं हुआ है, तो वो रॉन्ग होगा। उसके बाद है आवर परफॉर्मेंस इज दैट वी शैल विन द मैच, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हम मैच को जीत लेंगे। तो यहाँ पे आवर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे आवर सब्जेक्ट हुआ, परफॉर्मेंस वर्ब हुई, उसके बाद इज बी के रूप में यूज हुआ। उसके बाद हम डेट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मैच जीतने के लिए एक विश है। रूल नंबर 31 में क्या बताया गया है कि डेट का यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं। डेट का यूज हम कंजक्शन के रूप में करते हैं, तो उसका मीनिंग रहेगा के उद्देश्य से, ताकि। ये दो मीनिंग रहेंगे, के उद्देश्य से, ताकि। एग्जाम्पल देखते हैं। योर एल्डर ब्रदर वर्क हार्ड दैट ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। आप यहां पर देख सकते हैं योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई, वर्क हार्ड, परिश्रम करते हैं, दैट, ताकि, ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम में पास हो सके। तो यहाँ पे डेट का यूज हुआ है उद्देश्य के अर्थ में, ताकि के अर्थ में। नेक्स्ट है रूल नंबर 32, जिसमें बताया गया है कि अदर और रादर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ना कि बट का। ये फिर से एक पेयर आ जाता है। अदर के बाद हम देन का यूज करेंगे, रादर के साथ में देन का यूज करेंगे। और देन कौन सा है? THEN, देन। जैसे एग्जांपल है ही इज नो अदर देन माय ब्रदर, अदर के जस्ट बाद ही हमने देन का यूज किया, अदर देन। उससे नेक्स्ट बताया गया है ही इज नॉट अदर बट माय ब्रदर, तो यहाँ पे अदर के साथ बट का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है सी वुड रादर बाय सम साड़ीज देन ए वॉशिंग मशीन्स, तो यहाँ पे रादर का यूज हुआ है। उसके बाद हम देन का यूज करेंगे, ना कि बट का। रूल नंबर 33 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद हम देन का यूज करेंगे। ये हम डिग्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
आगे दोस्तों यहाँ पे दो नोट्स दिए गए, उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट में बताया गया कि मोर और लेस का यूज एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव तथा एडवर्ब से पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। कई बार हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर और लेस को यूज करते हैं, जो कि उस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को क्या बना देता है, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल है, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल का यूज यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल को हमने यूज किया कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, तो यहाँ पे उसके बाद हम लगाएंगे देन। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, विनय वर्क्स लेस केयरफुली देन विकास। तो लेस केयरफुली ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका यूज किया जाएगा, देन का। उसके बाद सेकंड नोट है जिसमें बताया गया है कि मोर और लेस का यूज एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले होता है। एडजेक्टिव के रूप में हम कई बार मोर और लेस का यूज करते हैं, जिसको हम नाउन से पहले यूज करेंगे। कैसे, मोर गर्ल्स देन 5 आर अगली। तो यहाँ पे मोर गर्ल्स से पहले यूज हुआ है, किसी नाउन से पहले यूज हुआ है, उसके बाद हम देन का यूज करेंगे। जहाँ पे मोर लग गया वहां पे हम देन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 34, जो कि लास्ट होगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद हम दो या फिर एज का यूज करते हैं, उसके बाद हम क्लोज का यूज करते हैं। इस तरह का फॉर्मेट हम जब यूज करेंगे तो वो क्या दर्शाता है, एक एम्फेसिस को दिखाता है, एक जोर डालने को दिखाता है, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में हम दो की जगह आल दो का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, टायर्ड थो, टायर्ड दो या फिर टायर्ड एज। तो टायर्ड दो या फिर एज, तो टायर्ड दो एज ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, क्योंकि वह इतना थक चुका है लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। तो यहाँ पे दो और एज का यूज करेंगे। किस प्रकार के स्ट्रक्चर में, टायर्ड का यूज हुआ एज ए एडजेक्टिव। आगे यहाँ पे आल दो का यूज करके दिखाया, जो कि रॉन्ग होगा। उसके बाद फिर से सेम स्ट्रक्चर बताया, रिच दो या फिर एज अमर, ही इज ग्रीडी। अमर इतना अमीर है फिर भी लालची है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल पढ़े हैं, जो आज की वीडियो से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस। अब हम रूल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंजक्शंस के करेक्ट यूज किस प्रकार से किए जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।